की किताब का 11वां पाठ। पाठ का नाम है डायरी के पन्ने। पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, अपनी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए डायरी लेखन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विशेषकर यात्रा आदि से लौटने के कुछ दिन बाद अपनी डायरी उठाएं तो उसे पढ़कर यात्रा का वास्तविक आनंद मिलता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अंडमान निकोबार द्वीप की यात्रा की सुंदर प्रस्तुति की है। बच्चों, डायरी लिखना बहुत अच्छा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार मन की बात में लोग बच्चों से कहा था। उन्होंने बच्चों से क्या, देश के हर व्यक्ति से डायरी लिखने को कहा था। उन्होंने कहा था कि आपके मन में जो भी आए उसे डायरी में लिखें। मोदी जी की सलाह थी कि व्यक्ति को हर रोज पूरा दिन समाप्त होने पर लिखना चाहिए डायरी में कि आज उसने क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। अगर आपने कुछ नया किया है तो उसे डायरी में लिखें। डायरी लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो फायदे बताए हैं, तकरीबन 10 फायदे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल डायरी आपका आईना बनकर उभरती है। आपने कहाँ पर गलती की, कहाँ पर समझदारी की, कब किसी का दिल दुखाया, कब किसी को खुश किया, कहाँ हम लोगों ने हमारे मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की, कब किस रिश्तेदार को या दोस्त को खुश किया, कब फेल हुए, कहाँ पास हुए, जीवन में आज क्या नया किया। यह सब हम लोग पर्सनल डायरी के अंदर लिखते हैं। डायरी लिखने के अपने बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा, डायरी हमारी यादों को ताज़ा करती है। दिन भर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण होता है वो इसमें लिख दिया जाता है डायरी के अंदर। लंबे समय के बाद जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो कि डायरी लेखन का सबसे बड़ा फायदा है। यदि हम डायरी लेखन नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर घट चुकी छोटी छोटी घटनाओं को हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन डायरी लिखने से हम उन्हें दोबारा याद करने में, दोबारा उनको रिकॉल करने में सक्षम होंगे। एक दूसरा फायदा ये है कि डायरी जब हम लोग लिखते हैं तो वो हमें खुद को समझने में बड़ी सहायता करती है। हम आसानी से जान सकते हैं डायरी के माध्यम से कि आज और आज से पहले हमारे अंदर क्या अंतर है और हमारे अंदर क्या बदलाव हुए हैं। खुद का मूल्यांकन करने के लिए डायरी लेखन बहुत ही अच्छा माध्यम है। तीसरा फायदा ये है कि डायरी लेखन के माध्यम से हम लोग अपनी लेखन की जो स्किल है, जो कला है, उसको सुधार सकते हैं। आमतौर पर होता यह है कि जब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तब हमारे अंदर लिखने की क्षमता खत्म होने लगती है। बहुत से लोग बाद में ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे अंदर लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। जैसे हमारे विद्यालय में पाटीदार सर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, शायद उन्होंने अब 90% काम उनका दिन भर कंप्यूटर पर ही कार्य करने का होता है। लिखना बहुत छूट ही गया है। बहुत से लोग बाद में ऐसे काम करने लगते हैं जिनके लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे अपने विद्यालय के अंदर गाड़ी के ड्राइवर भैया, लिखने का काम खत्म हो चुका है। इस तरह के लोगों के लिए डायरी लेखन बहुत अच्छा है। यह अपने लेखन स्किल को सही सही बनाए रख सकते हैं। रोज़ यदि हम 10 मिनट भी लिखें तो हमारे लिखने की स्पीड में फ़र्क आएगा। आप छात्र हैं, आप यदि लिखेंगे तो आपके लिखने की स्किल सुधरेगी, आपकी लिखने की कला सुधरेगी, आप नवीन नवीन शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे और ये लिखने की स्किल आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। एक बहुत बड़ा फ़ायदा और है डायरी लिखने का, कल्पना शक्ति के अंदर सुधार। डायरी लेखन के लिए हमें कोई खास कल्पना नहीं करना पड़ती, घटनाओं को जोड़ना और तोड़ना पड़ता है। हाँ, यह तय करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ को हम लोग डायरी के अंदर लिखने योग्य है। इसके अलावा जब हम डायरी के अंदर अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो हमें अपनी कल्पना शक्ति की भी मदद लेनी होती है और इससे हमारी कल्पना शक्ति के अंदर सुधार होता है। आपको बता दूं कि एक अच्छी कल्पना शक्ति वाला इंसान ही इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा सफलता पाता है।
बेहतर कल्पना शक्ति वह होती है जो विश्वास पर टिकी होती है। एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि डायरी लिखने से स्मरण शक्ति तेज होती है। आमतौर पर आजकल लोगों को चीज़ें भूलने की आदत होती है। ऐसी स्थिति में डायरी लेखन बहुत उपयोगी होता है। आप डायरी के अंदर ऐसी कई चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों का जन्मदिन, माता पिता के मैरिज एनिवर्सरी, कब हमने किस दोस्त को कौन सी कॉपी दी है, ये सारी चीज़ें हम लोग डायरी के अंदर लिख सकते हैं। इन चीज़ों को जब आप बार बार पढ़ते हो तो आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है। इस वजह से आपका कोई दोस्त ये शिकायत भी नहीं करेगा, कोई रिश्तेदार आपको ये शिकायत भी नहीं करेगा कि अब की बार आपने मेरे बर्थडे पर आप मुझे विश नहीं किया। डायरी इन बहुत सारे मामलों में बहुत उपयोगी है। मैं आपको छोटा सा मेरा ही बताऊं, हम लोग पिछली बार सोमनाथ की यात्रा पर गए थे। सोमनाथ गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। सोमनाथ कितनी दूरी पर है? उज्जैन, जो कि मेरा घर है, वहाँ से। सोमनाथ से पोरबंदर कितनी दूर है? पोरबंदर से हम लोग दीव गए थे, दमन दीव वाला दीव, वो कितनी दूर है? सोमनाथ से द्वारका कितनी दूर है? हर जगह की महत्ता क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी डायरी में लिखी, दस्तावेज की। उसका मुझे आज भी फ़ायदा मिलता है कि यदि मुझे किसी रिश्तेदार को कुछ बताना है घूमने जाने के लिए, तो मैं उसको पूरे विवरण के साथ बता सकता हूँ कि उज्जैन से सोमनाथ इतनी दूर है, उसका ऐतिहासिक महत्व ये है, पोरबंदर कितनी दूर है वहाँ से दीव कितनी दूर है, वहाँ से द्वारका कितनी दूर है, जाने के लिए साधन क्या क्या है, कौन कौन सी ट्रेन है, उस ट्रेन का नंबर क्या है, जाने का किराया कितना है, कौन सी प्रदर्शनी के अंदर कितना टिकट लगता है, किस बोट के अंदर बैठेंगे तो हम लोगों को द्वारका जाने के लिए समुद्र में से होकर जाना पड़ता है, बोट वाला कितना किराया लेता है, उसके टिकट वगैरह लगा के रखे मैंने सब कुछ। डायरी लिखने के असीमित फ़ायदे हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप लोग भी अपनी छोटी सी डायरी बनाएं और दैनिक दिनचर्या की छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर लिखना प्रारंभ करें। चलिए आइए पाठ पढ़ते हैं। इस बार शीतकालीन अवकाश में मैं अपने परिवार के साथ अंडमान निकोबार की यात्रा पर गया। शीतकालीन अवकाश मतलब सर्दियों की छुट्टी। उस यात्रा का वर्णन मैंने अपनी डायरी में लिखा था। आज इसके पन्ने में आप सबके लिए खोल रहा हूँ। आइए मेरे साथ उस यात्रा की मीठी यादें ताज़ा करें। पाठ आपके समक्ष स्क्रीन पर है। अंडमान निकोबार जाने के लिए दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस से चलकर दूसरे दिन सुबह हम लोग कोलकाता पहुँचे। 25 दिसंबर। कोलकाता से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक की यात्रा हमने वायुयान से की। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। यह यात्रा लगभग 2-2.5 घंटे की थी। बहुत सुखद यात्रा रही। मैं वायुयान की खिड़की के पास बैठा जिससे कि प्राकृतिक दृश्यों का भरपूर आनंद उठा सकूं। बादलों के ऊपर उड़ता हुआ वायुयान अब नीचे उतरने लगा है। कुछ ही देर में हम लोग अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले थे। गंतव्य मतलब जहां जाना चाहते थे वो जगह। विशाल समुद्र, द्वीपों की हरी भरी धरती और अब पोर्ट ब्लेयर की सड़कें आदि स्पष्ट दिखाई देने लगी। प्रथम पृष्ठ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेल्यूलर जेल का फोटो है। सेल्यूलर जेल का देश के इतिहास में बहुत ही राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व है उसका। हम लोग आगे इस बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला पृष्ठ समाप्त होता है। आइए दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं। पृष्ठ 2। आज सुबह ही हम लोग पोर्ट ब्लेयर घूमने निकले। याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। यहाँ की सघन हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो गया। सघन मतलब डेंस, बहुत घना जंगल। यहाँ की सघन हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो गया। ऊंची नीची घुमावदार पक्की सड़कों के किनारे तक घनी घास का मुलायम गलीचा सा बिछा था। गलीचा मतलब वो जो हमारे यहाँ पर गद्देदार बिछा के रखते हैं हम लोग मैन हॉल के अंदर, उसको गलीचा कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग पोर्ट ब्लेयर का चर्चित स्थान सेल्यूलर जेल देखने गए।
अंग्रेजों ने 1896 में स्वतंत्रता संग्राम के बंदियों के लिए एक जेल बनवाने का फैसला किया था। यह जेल 1906 में बनकर तैयार हुई। पराधीनता के दिनों में यानी गुलामी के दिनों में जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय को पराधीन कहा जाता है, पराधीनता के दिवस। पराधीनता के दिनों में अनेक देशभक्तों ने इस जेल में नारकीय यातना सही थी। नारकीय यातना मतलब नरक से भी ज़्यादा बदतर, बहुत विभत्स यातनाएं वहाँ पर मिला करती थी, इसलिए उसको नारकीय यातनाएं कहा जाता है। उन दिनों इस जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। वीर सावरकर, बलवंत फड़के, आशुतोष लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी इस जेल में कैद थे। वीर सावरकर को मैं आपको थोड़ा सा पार्ट से अलग जाके बता दूं। वीर सावरकर को अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल के अंदर कोल्हू के बेल जैसा जोता जाता था और उनसे प्रतिदिन तेल निकलवाया जाता था। कोल्हू का बेल गोल गोल घूमकर तेल निकालता है घानी में से, इसी तरह बेल की जगह पर अंडमान निकोबार में वीर सावरकर को बेल की जगह पर घानी में जोता गया था और वो दिन भर गोल गोल घूमते रहते और तेल निकालते थे ऊपर। कई कई दिन तक उनको उनकी हथकड़ी के सहारे खड़ा रखा जाता था। एक 2 बाय 2 की कोठरी के अंदर वीर सावरकर, अंधेरी कोठरी के अंदर, कोई उजाला नहीं, कीड़े, ढेर सारे मच्छर, उस जगह पर उनको कैद रखा गया था। यह जेल गोलाकार था और इसके 7 भाग थे। 2 भाग जापानी बम वर्षा में नष्ट हो गए थे। 2 भाग समुद्री तूफान से क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो सरकार ने उन्हें तोड़वा दिया। शेष 2 भागों में अस्पताल है। एक भाग को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस जेल में अब कोई कैदी नहीं रखा जाता। स्मारक के अंदर एक कैदी का मॉडल है जिसे कठिन यातना सहते हुए दिखाया गया है। कैदियों से तेल निकलवाते दिखाया गया है। यह सब देखकर मेरा रोम रोम सिहर उठा। 27 दिसंबर, आज हम लोग पोर्ट ब्लेयर के दक्षिणी भाग में वाइपर द्वीप पर स्थित साउथ पॉइंट देखने गए। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वीर महिलाओं को कैद रखा जाता था। यहाँ के लोगों ने बताया कि अंडमान द्वीप समूह में सर्दी दिसंबर से फरवरी तक और गर्मी मार्च से मई तक रहती है। शेष 6 महीने वर्षा होती रहती है। इस कारण यहाँ घने जंगल हैं। यहाँ लकड़ी का सजावटी सामान, नारियल से निर्मित वस्तुएं और समुद्र से निकलने वाली सीपियों आदि से बनी हुई सुंदर सुंदर वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। माउंट हरित, माउंट फोर्ड, सैडल और डायनेलो यहाँ के मुख्य पर्वतों के नाम हैं। यहाँ पर पृष्ठ 2 समाप्त होता है। लेखक ने डायरी के अंदर न केवल अंडमान निकोबार के स्थित सेल्यूलर जेल का वर्णन किया, अपितु उन्होंने वहाँ के पर्यावरण, आसपास के वातावरण का भी वर्णन सुंदर शब्दों में अपनी डायरी में लिखा है। पृष्ठ 2 पाठ का यहीं समाप्त होता है। पृष्ठ 3 आएंगे। 28 दिसंबर, आज हमने रास द्वीप जाने का मन बनाया। अंडमान निकोबार में छोटे बड़े 321 द्वीप हैं। ये बात याद रखने लायक है। अंडमान निकोबार में छोटे बड़े 321 द्वीप हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर पहुंचने के लिए जलयान सेवा उपलब्ध है। जलयान मतलब नाव या बोट या छोटा जहाज, जो बहुत सस्ती और सुविधाजनक है। लगभग आधे घंटे में हम लोग रास द्वीप पहुंच गए। पोर्ट ब्लेयर से यहाँ तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार की राजधानी। अंडमान निकोबार की राजधानी से अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से रास द्वीप 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे पढ़ते हैं। इस द्वीप पर किसी भी दिशा में लगभग 1 किलोमीटर चले तो समुद्र तट पर पहुँच जाएंगे।
मतलब ये एक टापू जैसा है, हम लोग 1 किलोमीटर किसी भी दिशा में जाएंगे तो समुद्र आ जाएगा। इतना छोटा सा है राजद्वीप। 1945 तक यह द्वीप अंडमान निकोबार की राजधानी थी। खूब चहल पहल होती थी यहाँ, परंतु अब यह द्वीप निर्जन सा है। निर्जन मतलब सुनसान, जहाँ पर बहुत कम लोगों का आना जाना हो, सुनसान रहता हो, उसको निर्जन कहा जाता है। टूटी सड़कें और खंडहर में तब्दील हो चुके भवन इसकी गवाही देते हैं। भूकंप के कारण यह द्वीप जमीन में धंसने लगा था। भवनों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, इसलिए उन्हें खाली कर दिया गया। समुद्र तट पर धंसी दीवारें और खंडहर बनी इमारतें हमने देखी। यहाँ भारतीय नौसेना ने एक छोटा सा संग्रहालय बना दिया है। भारतीय सेना ने राजद्वीप के अंदर एक म्यूजियम बनाया है, एक संग्रहालय बनाया है, जिसमें इसके पुराने रूप की झांकी मिलती है। किसके पुराने रूप की? नौसेना के पुराने रूप की झांकी मिलती है। उस म्यूजियम के अंदर ये बताया गया है कि नौसेना कैसे आरंभ हुई, कैसे उसका आकार विशाल होता गया, कौन कौन से जहाज, कौन कौन सी पनडुब्बियाँ, कौन कौन से फायर फाइटर उनके साथ जुड़ते गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इस अनोखी यात्रा का आनंद अविस्मरणीय रहेगा। लेखक ने यह लिखा है कि अंडमान निकोबार की जो मेरी यात्रा है वो सदैव मेरी स्मृतियों में ताज़ा रहेगी, मेरी यादों में ताज़ा रहेगी। उस यात्रा को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। उसको हम लोग अविस्मरणीय कहा जाता है। कल सुबह की उड़ान से हम लोग वापस लौट जाएंगे। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। लेखक इसके माध्यम से यही बताना चाहता है कि डायरी लिखें और डायरी में जहाँ जहाँ की भी यात्रा हम लोगों ने की है उनके वर्णन, उनका अनुभव हम लोग उस डायरी के अंदर अवश्य लिखें। अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वे पुस्तकों और विश्वविद्यालय में भी नहीं मिलते। यात्राओं से हमें नित्य नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त होते हैं। आपको पता होगा बच्चों, पुराने ज़माने में वास्को डी गामा, फाइयान, ये सब वास्को डी गामा अमेरिका से ज्ञान प्राप्त करने, देखने, सीखने यहाँ पर आया था। फाइयान भी हमारे यहाँ से देख और सीख कर वापस चीन गया था। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। प्रश्न